दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्यकालीन इतिहास के श्रृंखला के अंतर्गत हम इस समय ममूलक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और जो हम ममूलक वंश के जिस शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस शासक का नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ममूलक वंश के अंतर्गत 1211 से लेकर 1236 तक शासन करता है। इसके बारे में आइए जानते हैं इसकी जो चुनौतियां हैं, इसने कैसे इस ड्यूरेशन पर इस ममूलक वंश को आगे बढ़ाया या इसमें उसको नुकसान पहुंचाया। जैसा भी कुछ होता है हम आगे जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी तब से शुरू हो जाती है जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है और इल्तुतमिश से पहले तुर्क अमीर लोग आरम शाह को गद्दी पर बैठा देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आरम शाह उनकी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं, उसके विपरीत निकलता है और महज 8 महीने के बाद ही जूत के मैदान में आरम शाह को हरा देने के बाद दिल्ली सल्तनत के नया शासक के रूप में इल्तुतमिश आता है और ये आगे आने वाले 25 वर्षों तक ममूलक वंश की जो है गद्दी संभालेगा। अगर इल्तुतमिश का नाम जाने तो इल्तुतमिश का नाम, इसका अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी, और यह जो इसकी जनजाति थी यह इलबारी जनजाति का तुर्क था। तो कभी कभी प्रश्न सीधा ममूलक वंश या दास वंश से नहीं पूछा जाता, सीधा इलबारी वंश भी पूछ लेता है। इस वंश का नाम प्रथम इलबारी वंश भी बोल देते हैं। यह इस वंश को शमसी वंश के भी नाम से जाना जाता है। अब गद्दी पे बैठने के बाद उसके आगे क्या होता है, उसके जो है राज सिंहासन पर, उससे पहले हम इसके थोड़ा आसन पर बैठने से पहले की जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे बात करते हैं कि ये कहाँ का रहने वाला था। तो ये भी जैसे गोरी था, ऐबक थे सारे, ये गजनी की साइड के रहने वाले होते हैं। ये स्वतंत्र माता पिता के होते हैं, पुत्र होता है, बाद में इसे व्यापारियों ने खरीद लिया होता है। तो जब एक बार मोहम्मद गोरी जो दासों की खरीद फरोख्त चल रही थी और व्यापारी जो था इसका उसको उसने 1000 रुपये तक के 1000 स्वर्ण मुद्राएं की कीमत लगा दी थी, इसको और इसका जो एक साथी था तमगाज नामों का दास। पर जो व्यापारी होता है वो इसे नहीं बेचता है। तो इस पर जो होता है, जो गोरी होता है, गोरी गजनी पर इसके व्यापार पर रोक लगा देता है। यानी कि अब इल्तुतमिश को गजनी पे कोई भी खरीद और बेच नहीं सकता था। लेकिन इसी कुछ समय बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मुलाकात इससे होती है और इससे बहुत प्रभावित होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश और तमगाज को खरीदने की मोहम्मद गोरी से अनुमति मांगता है और मोहम्मद गोरी अनुमति इसलिए दे देता है क्योंकि उसने गजनी पर प्रतिबंध लगाया था, न कि भारत की तरफ जाने के लिए। तो जब वो उसे अनुमति दे देता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसको और इसके साथी तमगाज नामक दास को 1 लाख जीतल पर खरीद कर अपने साथ कर लेता है, मतलब अपने साथ ले आता है। और फिर आगे ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जितने भी अभियान होते हैं या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्देशानुसार कार्य करता है। प्रारंभ में ऐबक ने इसे सर-ए-जहांदार का पद दिया। सर-ए-जहांदार मतलब कि जिसका होता है, आप समझेंगे, अंगरक्षकों का पद। फिर ये मेहनत करते करते अमीर-ए-शिकार के पद तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद जानते हैं और इसकी जो होती है उपलब्धियां, ये ग्वालियर विजय के पश्चात वहां का अमीर भी नियुक्त हो जाता है तथा इसे बंगाल का इक्तदार भी नियुक्त कर दिया जाता है। तो हम जानते हैं कि इल्तुतमिश को शासन पे बैठने से पहले इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त हो जाता है। तो जानते हैं उस दास्ता से मुक्त होने की कहानी।
बात ये होती है कि गोरी जो है अपना अंतिम अभियान करने के लिए भारत की तरफ रुख करता है। उस समय बात थी लमसम 1206 का आसपास था, और वो आपको पता है, हमने बताया, जो गोरी है वो अपना अंतिम अभियान वो खोखर जनजाति के खिलाफ करता है, और इसमें वह भारत से कुतुबुद्दीन ऐबक और की सहायता मांगता है, मतलब कि मदद मांगता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और ये इल्तुतमिश साथ में जाते हैं और खोखरों के विरुद्ध अभियान में मोहम्मद गोरी की मदद करते हैं, और इससे मोहम्मद गोरी जो होता है इल्तुतमिश के साहस से बहुत व कौशल से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होता है, और उसने ऐबक को आदेश देता है, या फिर वो कुछ भी कह सकते हैं कि आप जो इल्तुतमिश की दास है इसके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिए और उसे दास्ता से मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी की सलाह पर या आदेश पर इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्ति मिलती है, और फिर बाद में उसे अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की जाती है। यहाँ लिख दे रहे हैं, अमीर रन उल उमरा की उपाधि इसे दास्ता के मुक्त होने के बाद प्रदान की जाती है। अब गोरी से मुलाकात हो गई, दास्ता से मुक्ति हो जाती है, और इसी बीच मतलब 1210 आते तक ऐबक की मौत हो जाती है। फिर मेन लड़ाई होती है सिंहासन के लिए। अब देखते हैं सिंहासन वो कैसे हासिल करता है या कैसे उसकी गद्दी मिलती है। वो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको, फिर से रिपीट करेंगे। आराम शाह को जूट के मैदान पे हराने के बाद यह 1211 को 12 में एक गद्दी पर बैठता है, और प्रारंभ में इसका कुछ जो है ऐबक के जो संरक्षक थे के नायक थे इल्तुतमिश का विरोध करते हैं, जिनमें से विरोध करने वाले में एक जो शख्स था वो था, उसका नाम था काजी वजीह उद्दीन। इसके विरोध का कारण ये रहता है कि ये कहता है कि ये जो इल्तुतमिश है ये गुलाम है, इसलिए ये स्वतंत्र मनुष्य नहीं है, इसलिए इसे सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। लेकिन फिर इल्तुतमिश उसे अपना वो जो पत्र होता है जो ऐबक ने दिया था गोरी के पहने पर, वो दिखाता है, तो तब ये उन्हें विश्वास हो जाता है, और काजी वजीह उद्दीन का जो विरोध रहता है वो थोड़ा बंद हो जाता है। इसके बाद वह क्या करता है, गद्दी पे बैठने के बाद हम देखेंगे तो इसके जो जीवन काल है, इसका जो शासन है 25 वर्ष का, इसको हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करेंगे, ठीक है, जिससे हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जो इसका जो पहला जो है प्रथम चरण जो है, इसको हम बांटेंगे 1210 से 1220 तक। जो दूसरा चरण है इसका, उसको बांटेंगे हम 1221 से 1229 तक, और जो आखिरी चरण है वो बांटेंगे हम 1229 से 1236 तक। जो पहला जो ड्यूरेशन है इसमें वो क्या करता है, इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो बहुत ही कम समय के लिए शासन कर पाता है, तो वो ज़्यादा कुछ दमन नहीं कर पाता अपने विरोधियों का, सिर्फ उन्हें नियंत्रित करने में ही सफलता प्राप्त कर पाता है। तो सबसे पहले इसके जो काम रहता है वो जो इसके विरोधी होते हैं, जो 3 विरोधी इस समय पनपे होते हैं जो मुक्त है। एक तो हमारे यलदौस साहब जो हैं, जो गजनी की गद्दी पर बैठे हुए हैं। दूसरे अपने कुबाचा भाई साहब हैं जो सिंध और मुल्तान पर बैठे हुए हैं। तीसरे अपने बंगाल में हैं जो ऐबक की मौत के बाद अपने आप को स्वतंत्र स्वाधीन शासक की तरह व्यवहार करने लगे थे। तो ये इनको इन पर ये सबसे पहले नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, इनको समाप्त करने की कोशिश करेगा।
1231 से 1229 के बीच में लमसम इसने बहुत ही कम सैन्य अभियान चलाता है। रीजन इसका क्या रहता है कि इस दौरान पश्चिमी सीमा से चंगेज आक्रमण का खतरा बहुत रहता है और चंगेज खां का आक्रमण इसी के शासन काल में संबंधित है। तो प्रश्न ये भी बन जाता है चंगेज खां किस शासक के समय भारत की ओर रुख किया था, लेकिन उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, लेकिन हाँ वो इसी के शासन काल से संबंधित है। तो इसमें वो डिफेंसिव रोल अपनाता है, वो कोई पंगा नहीं लेता है, कोई नया अभियान नहीं चलाता है। इसके बाद जो तीसरा जिसको फेज़ है इसका जो 1229 है, इसमें वो क्या करता है, इसमें वो अपने जो प्रशासन है, जो उसका जो सीमा है उसका प्रसार करने की सोचता है, उसको सुदृढ़ बनाता है और जो बचे कुचे जो असंतोष थे, जो ऐबक के समय ऐबक की मौत के बीच जो और आराम शाह के बीच जो अस्थिरता उत्पन्न हुई थी, उस दौरान जो एक वैक्यूम होता है, उस दौरान ये जो कुछ शासक हैं मध्य भारत के, वो अपने आप को स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं और इस आधार पर उनका वो मतलब कि उन्हें नियंत्रित करता है और उन्हें अपने साम्राज्य पे वो शामिल करता है। तो इस प्रकार हम इस फेज़ में पढ़ेंगे, इसके जो मतलब कि 3 जो भागों में बांट के इसको पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। आरंभिक चुनौतियों में हमने देखा यल्दौज, कुवाचा, बिहार एवं बंगाल एवं मंगोल। देखिए यल्दौज का क्या होता है, पता है आपको, यल्दौज को मोहम्मद उसको गोरी ने, गोरी क्या कहेंगे, गोरी तो मर गया था, गजनी का जब बंटवारा हुआ था तीनों को, यल्दौज और कुबाचा और ऐबक में, तो यल्दौज को आपको पता है गजनी का क्षेत्र दिया गया था। जब गजनी के क्षेत्र मिलने के बाद ये स्वयं को गोरी का उत्तराधिकारी समझने लगा था और उसकी जो महत्वाकांक्षा है वो उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगती है और वो सोचता है कि मैं और उत्तर भारत पर कब्जा करूं। तो इसी सिलसिले में एक बार वो ऐबक के समय भी बढ़ता है, लेकिन ऐबक जो होता है वो उसे हरा देता है, फिर वो कुछ समय तक शांत हो जाता है, फिर दोबारा नहीं बढ़ता है। लेकिन इसके बाद फिर वह फिर से आक्रमण करता है, वो दिल्ली की ओर दावा रखने की सोचता है, दिल्ली पर सिंहासन चाहता है। तो इसी के उसमें दोनों के बीच युद्ध होता है, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच, यल्दौज भी बोल सकते हैं, यल्दूज भी बोल सकते हैं। ये युद्ध जो होता है तराइन के युद्ध में होता है, तराइन के मैदान में होता है और समय जो होता है, सन जो होता है वो 1215-16 के बीच का होता है। मतलब कि इस युद्ध में दोनों के बीच जो लड़ा जाता है, इसमें यल्दूज पराजित हो जाता है और इल्तुतमिश उसे कैद कर लेता है, फिर इसको यल्दौज को बांदावी ले जाकर उसको मार डालता है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश यल्दौज पर सफलता पा जाता है और यल्दौज पर उस विजय पाने से उसे एक नहीं 2 चीज़ों की सफलता मिल जाती है। पहली बात तो उसे अब यल्दौज से जो खतरा था वो ख़त्म हो जाता है और दूसरा उसका गजनी से हमेशा के लिए संपर्क हट जाता है। अब मतलब कि उसे गजनी में ऐसा कोई शासक नहीं था जो इन लोगों से जानता हो या शत्रुता रहती हो, तो गजनी से उसका संपर्क टूट जाता है। इसके बाद नसरुद्दीन कुबाचा का जो है चुनौती थी। देखिए ऐबक ने तो कुबाचा से कूटनीतिक तरह से अपनी बेटी का विवाह करके इसको थोड़ा शांत कर दिया था, लेकिन जब ऐबक की मौत हो जाती है और इल्तुतमिश बैठता है तो कुबाचा फिर से बढ़ने लगता है और वह सोचता है कि मैं जो पेशावर है, पंजाब है, ये जो एरिया है आगे, इस पर मैं कब्जा करने की वो सोचता है। तो कुबाचा का जो अभियान है कुबाचा के लिए इल्तुतमिश का, एक ऐसे समय पर होता है कि ये पूरी तरह से इल्तुतमिश 2 फेज़ों में से ख़त्म करता है। पहला फेज़ क्या होता है, जो पहला फेज में जो युद्ध होता है इल्तुतमिश में, उस युद्ध में ये कुबाचा को मतलब परास्त कर देता है और
लेकिन इसके बाद फिर बात क्या होती है, इसी समय मंगोल आक्रमण होने लगते हैं, तो फिर ये वापस इल्तुतमिश अपने सीमा की सुरक्षा में लग जाता है। तो पहली बार तो इसे कुबाचा को ये परास्त कर देता है, और जो परास्त करता है उस युद्ध का नाम है मंसूरा का युद्ध। मंसूरा के युद्ध में पहली बार इल्तुतमिश ने कबूचा को परास्त किया था, और जब परास्त करने के बाद लाहौर का जो सूबा है उसे सूबेदार के रूप में अपने पुत्र जो है उसका नसरुद्दीन को वहाँ का नियुक्त करता है। लाहौर पर चलो मसूरा उसका इल्तुतमिश का कब्जा हो जाता है। पहले भी इल्तुतमिश का ही क्षेत्र था ये ऐबक का, लेकिन कुबाचा ने कब्जा कर रखा था। लेकिन अभी कुबाचा भी सिंध प्रदेश में अभी भी उसका शासन है। लेकिन इसके आगे बढ़े तभी चंगेज नाम का संकट आ जाता है जो कि मंगोल था। तो इल्तुतमिश कुबाचा को उसी हाल में छोड़ देता है और भविष्य में के लिए छोड़ देता है कि भविष्य में देखेंगे इसके साथ आगे क्या करना है। एक तो इसका जो बिहार और बंगाल है, इस पर जो नियंत्रण है इसका जो है ये वो अपने दूसरे चरण में इस पर नियंत्रण करता है। कब करता है? जब मतलब कि चंगेजों का जो है भय है उसको समाप्त होने वाला होता है, या उस दौरान ये शुरू करता है। बात क्या होती है बिहार एवं बंगाल की, आगे देखते हैं कि शायद उसमें जगह हो। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हम जानेंगे बिहार एवं बंगाल की जो चुनौती है उस पर उसने कैसे नियंत्रण पाया। अभी तक हमने यल्दौज और कुबाचा के बारे में जान लिया कि उसकी चुनौतियों को उसने अभी तक किस प्रकार से टैकल किया, हैंडल किया। चलिए देखिए, बिहार के एवं बंगाल की जो स्थिति थी, ऐबक से शुरू करते हैं आपको। ऐबक के समय ऐबक ने जो विरोध था उसको जो बख्तियार खिलजी के समय होता है, फिर उसके बाद उसने जो विद्रोह को ख़त्म करने के बाद जो उस ऐबक ने जो वहाँ का जो शासक क्या कह सकते हैं, जो नियुक्त किया था शासन संभालने के लिए, सूबेदार जिसे बोलते हैं, वो उसने अली मर्दन को नियुक्त किया था। ठीक है, अली मर्दन तब तक सही रहता है जब तक ऐबक जीवित रहता है। ऐबक की मृत्यु के बाद जो अली मर्दन है वो भी ऐसे रंग दिखाने लगता है और बंगाल में वह स्वाधीन शासक की तरह शासन करने लगता है। धीरे धीरे वो बिहार तक भी पहुंच जाता है और वह बिहार और बंगाल दोनों जगह पर कब्जा कर लेता है, मतलब कि दोनों में जगह पर शासन चलाने लगता है। तो इसके लिए ये जो चुनौती है, इसके लिए ऐबक क्या करता है, इल्तुतमिश क्या करता है समय होता है 1225 के आसपास, 1225 के आसपास का समय होता है जो तब ये इल्तुतमिश अभियान शुरू करता है। लेकिन ये अली मर्दन के खिलाफ नहीं शुरू करता है, क्योंकि अली मर्दन को उन्हीं के कुछ उत्तराधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी जाती है। अली मर्दन के उत्तराधिकारियों द्वारा उसको हत्या कर दी जाती है और वहाँ पर जो है उसकी गद्दी पर एक हेशामुद्दीन, आप लिख लीजिएगा, हेशामुद्दीन एवज खिलजी नामक शासक बैठता है और वह गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण करता है। गयासुद्दीन आजम की उपाधि धारण करता है। ठीक है,
तो इल्तुतमिश का जो अभियान होगा वो गयासुद्दीन आजम के खिलाफ यानी कि हेसामुद्दीन एवज खिलजी के खिलाफ होगा। उसने काफ़ी फ़ायदा उठा लिया था, आपको पता ही है। हिसामुद्दीन एवज ने उसको काफ़ी लंबा समय मिल गया था, क्योंकि 1210 तक 20 तक तो इधर ही पश्चिम की सीमा पर व्यस्त रहा इल्तुतमिश। फिर 5-6 साल का समय उसे चंगेज मंगोल आक्रमण की वजह से मिल गया, तो काफ़ी यानी 10-15 साल का उसे समय मिल जाता है, और उस समय वो काफ़ी ज़्यादा मज़े से रहता है और अपने आप को एक बेहतरीन शासक की तरह व्यवहार करता है और मतलब कि खूब मज़े करता है। तो जब लेकिन इल्तुतमिश तो उसने सोच ही रखा था कि कैसे भाई, जैसे ही मंगोल थोड़े डाउन होते हैं या फिर होता है सेना वेना, वो भी इकट्ठा कर लेता है, तो सोचता चलो भैया बिहार और बंगाल की तरफ कूच करते हैं। तो वो जाता है और इधर जो है पहले जब वो बढ़ता है तो पहली बार जब उनका आमना सामना होता है तो जो हेसामुद्दीन है ये जो है आत्मसमर्पण कर देता है इल्तुतमिश के सामने। जैसे ही गंगा नदी पार करता है इल्तुतमिश सामने सामने होते हैं, हेसामुद्दीन खिलजी ने इल्तुतमिश के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। जब आत्मसमर्पण कर देता है तो जो इससे तो क्षतिपूर्ति तो लेता है इल्तुतमिश, बहुत सारा धन लेता है, और यहाँ का जो सूबेदार है इल्तुतमिश मलिक जानी को नियुक्त कर देता है। यानी यहाँ का जो सूबेदार है मलिक जानी को नियुक्त कर देता है। अब जब मलिक जानी को नियुक्त कर देता है, चलो फिर इल्तुतमिश वापस आ जाता है। लेकिन ये हेसामुद्दीन एवज खिलजी भाई साहब क्या करते हैं, जैसे इल्तुतमिश जाता है ये मलिक जानी को भगा देते हैं, यानी ये अपना रंग बदल देते हैं और फिर से वहाँ पर शासन करने लगते हैं। तो जब दूसरा जो आक्रमण होता है वो है इसका, हेसामुद्दीन एवज खिलजी को सबक सिखाने के लिए इल्तुतमिश अपने पुत्र नसीरुद्दीन को बुलाता है। नसीरुद्दीन इस समय जब अवध का सूबेदार रहता है और इसको नसीरुद्दीन को जब ये बुलाता है फिर से एक अभियान चलता है और इसको फिर जब ऐसी कंडीशन होती हैं और ये नसीरुद्दीन जो है वो जो उसमें बंगाल की राजधानी थी लखनऊ थी उस पर अटैक कर देता है और युद्ध होता है, और जो गयासुद्दीन आजम यानी हेसामुद्दीन एवं खिलजी है उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से नसीरुद्दीन यहाँ पर मतलब कि जो इसका जो है ये चुनौती थी इस पर काबू पा लेता है और यहाँ पर पुनः जो इल्तुतमिश का जो सीमा है फिर से यहाँ तक फैल जाती है, मतलब फिर इसके अंडर आ जाती है। और फिर जब सफलता मिल जाती है तो जो नसीरुद्दीन को ही यहाँ का सूबेदार इल्तुतमिश बना देता है। लेकिन इसी बीच 1229 आते तक इसके जो बहुत बड़ी इसके साथ ट्रेजेडी होती है, नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही मतलब कि भावी जो शासक था आने वाला इल्तुतमिश के बाद जो सत्ता संभालने वाला था वो यही था नसीरुद्दीन, लेकिन इसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो एक बार पुनः यहाँ विरोध होता है बंगाल में, लेकिन 1230 में फिर इल्तुतमिश खुद जाता है और इसको दबा देता है, यानी कि 1230 आते तक पूरा ही बंगाल से इस चीज़ को ख़त्म कर देता है और वो आगे सोचता है। ठीक है, हमने बिहार एवं बंगाल की जो अनरेस्ट है जो वो है, मतलब अनरेस्ट को नहीं बोलेंगे, जो कि चुनौती थी उसके बारे में पढ़ लिया। अब एक बारी जो बीच में जो आता है मंगोल चुनौती। मंगोल चुनौती में क्या होता है, बेसिकली जो मंगोल जनजाति थी वो लगभग शायद 1221 के आसपास इनका अटैक होता है। ये जो मंगोल जो एक
थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। मंगोल के ये चुनौती है उससे कैसे निपटता है, क्या ये मंगोल के खिलाफ अटैकिव रुख अपनाता है या डिफेंसिव रुख अपनाता है, ये हम जानेंगे। चलिए, मंगोल जो बेसिकली थे, जो कि आए हुए थे तुर्कमेनिस्तान इधर साइड से, जो ये जो जनजाति थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि क्रूर जनजाति बोल सकते हैं इसको, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूर थी, मतलब कि इनके अंदर तो जो करुणा है, वो जो हृदय है जिसे बोलते हैं, वो तो था ही नहीं। और ये अटैक करते करते यहाँ पर पूरा जो ख्वारिज्म का जो पश्चिम जो मध्य एशिया में है वहाँ पर ये पूरा नियंत्रण कर लेते हैं, और जो वहाँ लूटपाट मचाते हैं वहाँ पर इनका शासन हो जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये जो मंगोल थे, ये प्रारंभ में जो थे, ये जो बेसिकली ये बौद्ध धर्मावलंबी थे, मतलब कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, लेकिन ये बौद्ध धर्म से जैसे शांत स्वभाव के नहीं थे, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूर टाइप के थे। तो अगर आप पूछे प्रश्न कि मंगोल किस धर्म से संबंधित थे, तो इसे इस्लाम मत लगाइएगा, ये प्रारंभ में बौद्ध धर्म से ही संबंधित थे, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले थे। ये जो मूलतः जो आते हैं, जो ये चीन के साइड से आते हैं, तो बेसिकली इसमें हम मंगोल में हम चंगेज खां के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें जो इसका जो नेतृत्व था मंगोल का, वो चंगेज खां के हाथ में था। ठीक है, चंगेज खां जो था कि ये इसका जन्म जो होता है 1155 ईस्वी को, 1155 ईस्वी में मंगोल के ततारी पठार में हुआ था। ठीक है, ततारी पठार में हुआ था। मंगोल मतलब मंगोलिया। ठीक है, और इसका जो वास्तविक नाम था, इसका जो ओरिजिनल नाम था, ये टिपुचिन था। क्या था इसका ओरिजिनल नाम? टिपुचिन। इसका जो ओरिजिनल नाम था टिपुचिन। फिर जब 1215 ईस्वी में यह पीकिंग मतलब आधुनिक बीजिंग पर और इसके फिर भी अधिकार कर लेता है, यानी बीजिंग पर भी कब्जा कर लेता है। इसके बाद ये 1220 में ट्रांस ऑक्सियाना के अधिकार पर भी ये कब्जा कर लेता है। ठीक है, फिर ये इधर नीचे की ओर बढ़ता है। 1220 में ख्वारिज्म के सम्राट को पूरा नष्ट कर देता है, मतलब कि कब्जा कर लेता है। और उस समय जो ख्वारिज्म का जो शासक था, वो उसका नाम जो युवराज था उसका नाम था जलाउद्दीन मैकबर्नी। जो जलाउद्दीन मैकबर्नी जो ख्वारिज्म था, जो इसका जो शासक था एक, वो तो भाग गया उल्टा हुई कैस्पियन सागर की ओर। ठीक है, इसका जो शासक था वो डर से कैस्पियन सागर की ओर भग जाता है। और जो इसका युवराज था, वो उसका नाम होता है जलाउद्दीन मैकबर्नी। ये जो भागते भागते आ जाता है, ये पंजाब और सिंध के साइड आ जाता है। ठीक है, पंजाब और सिंध के साइड आ जाता है। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। पंजाब, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पर हम समझ लेंगे कि अब ये इससे रिलेटेड है, जो कुबाचा जो उस समय कुचला नहीं गया था, अब यहाँ से कुबाचा का जो एंड होता है। मतलब कि कुबाचा को भगा दिया जाता है। तो जो यहाँ पर कुबाचा शासन करता है, आपको पहले से पता है कि यहाँ पर खोखर नाम की एक जनजाति निवास करती थी, जो लुटेरे टाइप की थी, हमेशा आपने देखा होगा। तो ये जो भाग के मैकबर्नी इन जनजातियों में मिल जाता है और क्या करता है, ये यहाँ के जो नेता होता है वहाँ उनसे रिश्तेदारी कर लेता है, और वहाँ की जो एक लड़की होती है, बेटी उसके साथ वो शादी कर लेता है। तो इस प्रकार से ये
ख्वारिज्म का जो युवराज था मैकबर्नी और ये जो खोखर जनजाति आदि मिल के ये जो है कुबाचा को यहाँ से भगा देते हैं और सिंध पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, सिंध पर मैकबर्नी का कब्जा हो जाता है। इधर आप देखेंगे तो हम बेसिकली चलिए फोकस करते हैं इल्तुतमिश की मंगोल्स के खिलाफ क्या नीति थी। देखिए मंगोल के खिलाफ इल्तुतमिश ने कोई अटैकिंग नीति नहीं अपनाई, उसने डिफेंसिव रूप अपनाया। वो इतना भयभीत था कि उसने जो है मैकबर्नी को जो शरण मांगा था उसने अपनी सीमा पर, तो चंगेज के डर की वजह से उसने उसको शरण देने से मना कर दिया और जो मैकबर्नी का जो दूत था उसको भी वध करवा डालता है। ठीक है, इस प्रकार से फिर चंगेज खां की 1200 आते 27 आते तक मृत्यु हो जाती है और फिर मंगोल का खतरा भी कुछ समय के लिए टल जाता है। तो हमने बेसिकली इसकी आरंभिक चुनौतियों के बारे में जान लिया और समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे। हम इसको साम्राज्य विस्तार से के लिए बढ़ें उससे पहले हम इसकी एक और बारे में जान लेते हैं। ये जो आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करता है और यह सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान माना जाता है। ठीक है, बात यह होती है कि ये जब ये सुल्तान खलीफा से जो मतलब बगदाद का है उसे स्वीकृति लेता है और ये किसी गौर शासक से स्वीकृत नहीं लेता है और ये एक वैलिड सुल्तान के रूप में बन जाता है। मतलब कि स्वीकृति बगदाद से जो होता है खलीफा उनसे लेता है। तो और ये दिखाने में कामयाब हो जाता है कि देखिए भाई, मैं एक ऐसा वैसा नहीं हूँ और मेरे को तो खलीफा ने भी मान लिया है, अब आप थोड़ा सही से रहिए और अपनी जो पूर्वाग्रह बना रखा है मेरे प्रति उसको थोड़ा चेंज करिए। तो इसके लिए वो ये सब करता है। जो बगदाद का खलीफा होता है उसका नाम अल मुनंतिर बिल्लाह है। अल मुनंतिर बिल्लाह उससे ये प्राप्त करता है और जो बदले में जो खलीफा को दूत होता है वो बगदाद से विशिष्ट अधिकार पत्र तथा सम्मान वस्त्र सूचक भी से प्रदान करता है, जिसे खिलात कहते हैं। और बाद में इस विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देशों को एवं सागर पर सुल्तान आजम के रूप में उसे अधिकार दे दिया जाता है। ये जो इसका उल्लेख जो है इतिहासकार मिन्हास उज सिराज, एक इतिहासकार हैं मिन्हास उस सिराज, उसकी जो पुस्तक है तबकात आ भी जाता है, तबकात ए नाशरी, इस पुस्तक में उसका उल्लेख मिलता है। एकमात्र औपचारिकता होती है, लेकिन एक हमेशा अभिलाषा रहती थी वहाँ के जो सुल्तान होते थे कि उन्हें बगदाद से मिले, मतलब कि ये ऐसा उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाए, पहचान मिले कि वो, तो ऐसे होता है। तो वो बड़ा उत्साह रहता है और इसको उत्सव के रूप में मनाता है और उसको कृतज्ञ होता है और उसको प्रदर्शित करने के लिए वह अपने जो खलीफा थे अल मुस्तनसीर, उनके नाम से सिक्के चलवाता है सल्तनत में
और फिर ऐसे करता है। ठीक है, इस अब हमने जान लिया कि उसने भाई वो खलीफा से भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। अब वो साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ता है। साम्राज्य विस्तार का ये, या फिर जो ऐबक के समय जो थोड़े उसके साम्राज्य का विघटन हो गया था, उसको फिर से वापस मतलब एकीकृत करने के लिए वो अभियान चलाता है। तो पहला जो अभियान है उसका, जो मतलब कि जो करेगा वो राजपूतों के खिलाफ करेगा। जैसा कि हमें पता है कि जब ऐबक की मौत हो जाती है, उसके बाद जब ऐबक इधर थोड़ा बिजी हो जाता है यल्दोज़र कुबासा के साइड, और फिर मौत हो जाती है, तो जो राजपूत शासक होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगते हैं अपने आप में। और वो जो कर होता था, जो टैक्स होता था, वो भी दिल्ली सल्तनत को में जो होते थे शासक, उनके पास तक नहीं भिजवाते थे। ऐसे में जो विरोध होता है, इन सबको नियंत्रण करने के लिए, समाधान करने के लिए इल्तुतमिश जो होता है वो अभियान चलाता है। और सबसे पहले वो इनमें से वो रणथंभौर, जोधपुर, इन प्रदेशों पर, और जो राजपूत जो अलवर के आसपास हैं, अजमेर, थंबौर, इन सब पर वो कब्जा करने की, मतलब कि पुनः उन पर काबू पाने की कोशिश करता है। इन्हीं सब में समस्याओं के निपटने के लिए जो इल्तुतमिश की कार्रवाई की जाती है, उनको हम क्रम वाइज थोड़ा जानेंगे, सन वाइज, आके अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आप किसी तरह से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जो पहला जो अभियान जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रणथंभौर और मंदौर के बारे में है। रणथंभौर के बारे में क्या जानते हैं? रणथंभौर में उस समय जो पृथ्वीराज तृतीय के वंशज शासन कर रहे थे, और इन्होंने काफ़ी हद तक काफ़ी प्रतिरोध किया, लेकिन इल्तुतमिश यहाँ पर 1226 ईस्वी में कब्जा कर लेता है। और उस समय रणथंभौर का जो दुर्ग था वो एक अजेय दुर्ग माना जाता था, लेकिन इल्तुतमिश इस पर कब्जा करने में कामयाब होता है। और इसके बाद इल्तुतमिश ने जो मंदौर पर परमार राजाओं की राजधानी थी, वहाँ पर भी आक्रमण करके उसे अपने अधीन पर कर लेता है। तो आप लिख लीजिए, रणथंभौर जो है वो 1226 है, और जो मंदौर है वो 1227 है। ठीक है, इसके बाद जलौर, बयाना, तंगीर, अजमेर और नागौर पर भी यहाँ पर भी ये अटैक करता है और घेरा डालता है। यहाँ पर जो शासक थे, यहाँ का जो चौहान राजा उदय सिंह होता है, और उदय सिंह जो होता है ये आधिपत्य जो इनका स्वीकार कर लेता है, और जो एनुअल टैक्स देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जलौर को कब्जा करने के बाद, जलौर से ही संबंधित था उदय सिंह, इसके बाद धीरे धीरे वो बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर पर भी कब्जा कर लेता है। मेन चीज़ है ग्वालियर एवं कलिंजर। ठीक है, ग्वालियर एवं कलिंजर, इस पर बात क्या होती है? यहाँ पर 1231 में इल्तुतमिश स्वयं ग्वालियर पर आक्रमण करता है, और इस समय जो ग्वालियर का शासक जो होता है वो ग्वालियर पर परिहार वंश के शासकों का शासन होता है। ठीक है, और जो यहाँ का जो शासक होता है उसका नाम है मंगलदेव। कहीं कहीं पर इसे मलय वर्मा भी लिखा हुआ मिलता है। तो 1231 में ग्वालियर पे माफ़ कीजिएगा आक्रमण करता है। मंगलदेव काफ़ी लड़ता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो 11 महीनों तक वो लड़ता रहता है, लेकिन अंत में उसे पराजय स्वीकार करनी पड़ जाती है, और ग्वालियर का जो किला है या ग्वालियर का जो क्षेत्र है वो इल्तुतमिश के कब्जे में आ जाता है। और ग्वालियर के शासन प्रबंधन के लिए इल्तुतमिश एक व्यक्ति जिसका नाम है मजूदुल
मुल्क जियाउद्दीन मोहम्मद जुनैदी को अमीर दाद का पद और सिपह सालार बनाकर रशीदुद्दीन को कोतवाल नियुक्त करता है और यहाँ पर वो मतलब कि अपने नियंत्रण में कर लेता है। इसके बाद 1233 और 1234 के आसपास मलिक तैसी ने कलिंजर पर आक्रमण करता है, जो कि ये तुर्क अधिकारी होता है और ये इल्तुतमिश के ही अंडर में होता है। तो इस समय वहाँ का जो शासक था कलिंजर पर, चंदेल राजा यहाँ का जो था त्रिलोक वर्मा। याद रखिएगा कि ग्वालियर पर जो था आपके, ग्वालियर का जो शासक था, ग्वालियर में जो था परिहार वंश के राजा का शासन था और जो कलिंजर पर था वहाँ पर चंदेल वंश के राजाओं का शासक था। इसका जो ग्वालियर वंश के जो शासक का नाम था जो उस समय मलयदेव, और चंदेल वंश के शासक का क्या नाम था? त्रिलोक वर्मा। ठीक है, त्रिलोक वर्मा। तो त्रिलोक वर्मा के खिलाफ अटैक करता है और वो बिना युद्ध करे ही हाथ खड़े कर देता है और इस बार कलिंजर के युद्ध में वो तुर्कों ने काफ़ी ज़्यादा लूट पाट करते हैं और नगर पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, अब जो अगला अभियान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नागदा और अनहिलवाड़ा। आपको पता है कि ऐबक ने भी इस पर कोशिश की, गोरी ने कोशिश की थी इस पर अनहिलवाड़ा पर, लेकिन वो असफल हो गया। अभी भी गुजरात साइड का जो क्षेत्र था अभी भी ये दिल्ली सल्तनत से दूर था, यहाँ पर मतलब कि उसका नियंत्रण से ये दूर था। और इसमें क्या होता है, इसमें भी इल्तुतमिश ने आक्रमण करता है नागदा पर। सबसे पहले तो वहाँ के राजा जो होते हैं क्षेत्र सिंह इल्तुतमिश को परास्त कर देता है। और चालुक्य वंश का शासन था, आपको पता है नीलवाड़ा में, तो वो भी उसको इल्तुतमिश को कोई सफलता नहीं मिलती है। तो फिर ये पराजित होकर वापस आ जाते हैं, मतलब कि ये एक असफल प्रयास था इल्तुतमिश का, इनमें इसमें उसे सफलता नहीं मिलती है नागदा और अनहिलवाड़ा में। इसके बाद एक मालवा अभियान है जो 1234 और 35 में वो करता है और यहाँ पर भी वो कब्जा कर लेता है और यहाँ पर वो काफ़ी लूटपाट मचाता है और यहाँ से वह प्रसिद्ध लिंग व विक्रमादित्य तथा अन्य राजाओं की अष्टधातु मूर्ति भी दिल्ली लाता है। तो इस प्रकार वो मालवा पर भी उसका भी नियंत्रण हो जाता है। दोवाब के क्षेत्र में बात करें तो दोवाब में जो इधर का जो गंगा का क्षेत्र था, गंगा, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रांत थे वो स्वतंत्र हो गए थे। इनमें से बंदायू, कन्नौज, बनारस और भी थे। तो धीरे धीरे ये उन पर भी इतने ज़्यादा उसको दिक्कत नहीं होती है दोवाब पर और आसानी से वो नियंत्रण कर लेता है। और जो मेन चीज़ अवध है, अवध में जो था वो अपने पुत्र नसरुद्दीन को भेजता है और वो वहाँ का सूबेदार भी बन जाता था। आपको मैंने पहले भी बता रखा है। अब बात करते हैं एक मतलब एक राजा के जो अंतिम अभियान होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसका जो अंतिम अभियान होता है वो इल्तुतमिश का, वो 1236 ईस्वी में बमियान की ओर करता है। यहाँ पर खोखरों के विरुद्ध उसका अंतिम अभियान होता है। यहाँ पर जो आपको पता है ये शासन कौन कर रहा होता है, यहाँ पर जलाउद्दीन मैकबर्नी का अधिकारी सैफुद्दीन हसन कारलूग शासन कर रहा होता है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही इल्तुतमिश बीमार हो जाता है और इस प्रकार से 30 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मौत हो जाती है और इल्तुतमिश का जो है कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने अब तक उसके जो प्रारंभिक जीवन, दिल्ली पे सत्ता पे कैसे बैठा, उसकी जो आरंभिक चुनौतियों पर उसने कैसे काबू किया, साम्राज्य सुदृढ़ करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो आगे पढ़ेंगे हम वो है खलीफा से सुल्तान की पद की स्वीकृति। इसके बारे में हमने भी बीच में भी पढ़ लिया था, तो इसे बात दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रशासन चलाने के लिए वो सबसे पहले वो एक क्या करता है, शासक वर्ग का गठन करता है। उसके अंतर्गत वो चालीसा का गठन करता है, एकता व्यवस्था लागू करता है और सैनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे हम। तो मेन चीज़ चलिए हम
उसके चालीसा के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, चालीसा का जो मेन जो मोटिव था वो गठन करने का, वो जो इल्तुतमिश के समय जो तुर्क अमीर थे, जो अपने आप को कुलीन समझते थे, उनके वर्चस्व में को कम करना था, उनके प्रभाव को कम करना था। इसके उद्देश्य के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का गुट अर्थात इसे तुर्कान ए चिहालगानी देख लीजिए, तुर्कान ए चिहालगानी, इसका गठन करता है वो, ठीक है, तुर्कान ए चिहालगानी का गठन करता है। और इसमें वो 2 टाइप्स के लोग रखता है, मतलब 2 कैटेगरी के वो लोग लाता है शामिल होने वाले जो उसके लोग होते हैं। एक जो कैटेगरी होती है उसमें वो तुर्कदास रखता है, और दूसरे में वो ताजिक रखता है। तुर्कदास से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या होते थे। ये विभिन्न भागों से लाए गए दास होते थे, और ये जो दास होते थे ये आपस में अपने आप को एक दूसरे का भाई समझते थे, तो काफ़ी ज़्यादा संगठित रहते थे। और प्रारंभ में इन्हें सुल्तान का दास के नाम से भी जाना जाता था। फिर एक ताजिक के बारे में बता दें। ताजिक क्या होते थे? ये कुलीन वंश के होते थे, लेकिन कुलीन वंश से संबंधित तो होते थे, लेकिन ये गैर तुर्क होते थे, मतलब ये तुर्क जनजाति के लोग नहीं होते थे। ये लोग जो होते हैं सुरक्षा की और जीविका की खोज में भारत आए थे। और जब बात होती है, जब चंगेज खां जो ख्वारिज्म साइड में बहुत सारा अटैक करता है, तो वहाँ से लोग भाग के भारत की ओर रुख करते हैं, और उन्हीं से ये सब लोग संबंधित थे। और इनको भी ये अपने तुर्क चिहलगानी में शामिल करता है। और इस प्रकार से 40 सदस्यों का वो जो गुट होता है वो उनका काम करता है, और ये जो आप शासन प्रबंधन की व्यवस्था में मदद करते हैं। एक जो दूसरी बात जो इसकी फेमस है, मतलब ये काफ़ी होता है, इक्ता व्यवस्था है। भारत में इक्ता व्यवस्था, भारत में इक्ता प्रणाली कह सकते हैं, इक्ता व्यवस्था भी कह सकते हैं। इक्ता प्रणाली सुव्यवस्थित रूप से शुरू करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ठीक, अब जान लेते हैं इक्ता होता क्या है। देखिए, इक्ता जो है एक प्रकार से अरबी भाषा का शब्द होता है। आपसे पूछिए किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द होता है, और इसका जो हिंदी में मतलब होता है उसका भूमि होता है। जी, ये इक्ता जो है किसी को भी दिया जा सकता था, ये सैनिक को भी दिया जाता था, अमीर को भी दिया जा सकता था, किसी को भी दिया जाता था, और बाद में जो इक्ता प्रांतों में परिवर्तित हो जाते थे। इसके अंतर्गत इक्ता की बात ये रहती है कि इसमें छोटे छोटे जो भूखंड होते हैं उन्हें अधिकारियों को बांट देते थे, और उस पर जो भी होता था, अब आप सोचेंगे कि भाई ये इन्हें भूखंड जो है ये अधिकारियों को ऐसे बांट देता था, क्यों बांट देता था? तो भाइयों, ये जो होता है, ये जो भूखंड जो मिलता था, ये जो सेवा में लोग रहते थे, सैनिक हैं, अमीर हैं, तो इनको जो वेतन के बदले ये भूमि प्रदान की जाती थी। आप बोले इक्ता प्रदान की जाती थी। अब आप सोचेंगे कि ये भूमि क्यों प्रदान करें, ये भूमि के में क्या खेती करेंगे? ये जो भूमि का मतलब क्या था, भूमि मतलब एक ज़मीन नहीं थी, भूमि पर मतलब कि पूरा एक क्षेत्र था। और फिर यहाँ से फिर क्या होता था, फिर यहाँ से जो लगान मिलता था, जो लगान जो इकट्ठा होता था यहाँ की भूमि का, तो एक प्रकार से कर लीजिए कि इन्हें उस भूमि का जो लगान मिलता था उसको हस्तांतरित करना होता था, और लगान की वसूली करते थे, और ये सब ये काम देखते थे। मतलब कि वेतन के बदले उन्हें लगान जो मिलता था वो मिलता था, वसूली करके जो मिलता था। इसके अलावा जो छोटे क्षेत्र होते थे, बड़े क्षेत्र के इक्तदार होते थे। बड़े क्षेत्र के जो इक्तदार होते थे
उन्हें कुछ और भी कार्य सौंपे गए थे, जैसे कि वो प्रांतीय गवर्नर के रूप में भी कार्य करते थे और जो वहाँ की व्यवस्था देखते थे। लगान की वसूली तो वो काम करते ही थे, मुकदमों की सुनवाई भी करते थे, सैनिक सेवा के भी कार्य करते थे। और मेन बात है कि जो ये प्रांतीय सैन्य व्यवस्था, सैनिक की व्यवस्था भी मुक्ता करते थे। ठीक है, मुक्ता क्या होता था? मुक्ता मैंने बता दूं कि जो विशिष्ट अधिकारी होता था जो प्रशासन के अंतर्गत आता था। ठीक है, और ये दो श्रेणियों में बता था, जो एक मुक्ता होता था, पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी। अब सैनिक व्यवस्था में की बात करें तो सैनिक व्यवस्था के अंतर्गत तो यहाँ पर जो बात करते हैं, तो जो इल्तुतमिश के समय, जो इल्तुतमिश के शासन में तो दो टाइप्स की सेना थी। एक तो थी अश्व वाली, मतलब कि घुड़सवारी सेना, और दूसरी जो सेना थी वो पैदल सेना। मतलब कि इसके पास दो प्रकार की सेना थी। सेना के अंतर्गत बात करें तो इसके अंदर एक घुड़सवारी सेना थी और एक पैदल सेना होती थी। और इसकी नियंत्रण के लिए एक जो होता था, एक विभाग काम करता था जिसका नाम आप जानते हैं, दीवाने जो आरिज। ठीक है, और ये जो है सुल्तान, जो इनका जो मुख्य जो होता था सेनापति है, मुख्य पति जो होता था वो सुल्तान होता था। जैसे अपने नहीं होता कि जो चीफ ऑफ राष्ट्रपति होता है जो आर्मी का, तो वैसे सुल्तान होता था। और प्रांतीय जो मुक्ता जो होते थे अधिकारी, वो अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व करते थे। मतलब कि एक तो केंद्र स्तर पर सेना होती थी, दूसरी प्रांत स्तर पर होती थी। प्रांत आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो इक्तादार होते थे, मुक्ता होते थे, भूमि प्रदान की जाती थी। वहाँ के जो अधिकारी होते थे उन्हें प्रांतीय स्तर पर सेना की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसकी न्याय व्यवस्था पर। न्याय व्यवस्था इसके समय क्या था? छोटे स्तर पर बात करें तो जो पंचायत थी और काजी थे। ठीक है, मतलब छोटे स्तर। तो जो पंचायत जो होती थी वो केवल हिंदू मामलों पर अपना निर्णय करती थी, हिंदू मामले पर ही वो अपने निर्णय दे सकती थी। अगर इसमें कहीं हिंदू विवाद पर, ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा कुछ मामला आता है, हिंदू से मुस्लिम है, उस समय मुस्लिम ही ज़्यादा थे, ऐसे विवाद में हिंदू से मुस्लिम है, तो ऐसे विवाद में जो ये होता था, जो केस था, वो पंचायत के पास नहीं जाता था और वो काजी के पास जाता था। ठीक है, ऐसे मामलों पर वो काजी जो था वो फैसला करता था। सर्वोच्च जो न्यायाधिकारी सुल्तान होता था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जो जिसे न्याय चाहिए होता था वह लाल कपड़े पहन के राजमहल में, जहाँ पर सुनवाई होती थी, राज दरबार में आया करता था। तो ये हमने इसकी न्याय व्यवस्था में बारे में पढ़ लिया। सुल्तान से जो नीचे पद था उसको क्या कहते थे, आप देख लीजिए, उसका नाम था काजी, उस पद का काजी उल कुजात। इसकी न्याय व्यवस्था में आप देख के बारे में इब्न बतूता ने भी वर्णन किया है। अब मुद्रा की व्यवस्था में भी इससे दो प्रश्न, एक जो आप अधिकतर आपने पढ़ रखा होगा, ये दो शब्दों के बारे में, जीतल और तका, ये दो सिक्के वो जो चलवाता है। और सबसे पहली बात तो ये शुद्ध अरबी के सिक्के चलाता। पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। दूसरा, सिक्कों पर इसने
खलीफा के नाम डाले, लिखवाए आदि, जो आपने अभी पहले पढ़ा था। टकसाल का नाम, ये सब पढ़ते थे, ठीक है। टकसाल का नाम जो लिखने की परंपरा भारत में जो प्रचलित हुई वो इल्तुतमिश के समय से हुई, ठीक है। इल्तुतमिश के समय से ही टकसाल का नाम लिखने की परंपरा हुई, और इसने इन सिक्कों पर अपने बारे में भी काफ़ी कुछ अंकित करवाया, जैसे शक्तिशाली सम्राट, धर्म और राज्य का तेजस्वी शूर, सदा विजयी इल्तुतमिश आदि जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया, उसने लिखाया। और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक के बारे में अगर देखें तो इसने हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक में शिव का जो नंदी होता है और चौहान घुड़सवार, इन सबको भी अंकित करवाया। जो उसका जो सिक्का होता था वो जो चांदी का टंका होता था, और तांबे चांदी वाले को जो होता था उसे टंका बोलते थे। चांदी को जो सिक्का होता था वो टंका होता था, और जो तांबे का होता था उसे जीतल बोलते हैं। जो चांदी का जो सिक्का होता था वो 175 ग्रेन का होता था, ठीक है। इसके सिक्के जो थे वो पश्चिमी सिक्कों देशों के सिक्कों के समान थे, ठीक। हाँ, इन्हीं सब कारणों की वजह से उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस कारणों की वजह से? पहला कारण था एकता प्रणाली, दूसरा था सेना और मुद्रा प्रणाली को संगठित करने के कारण ही इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न बनता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप जवाब देंगे इल्तुतमिश। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया क्यों माना जाता है, ऐसे किस लिए भाई उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो मेन जो रीजन है भाई, उसने इतने काम किए जो काफ़ी अच्छे थे। एकता प्रणाली, सेना, मुद्रा प्रणाली, जो आगे जो राजा होते हैं, शासक होते हैं, उनके लिए वो पथ प्रदर्शन के रूप में वो कार्य होता है। धार्मिक नीति ठीक ठाक थी। इसने काफ़ी सारे लोगों को आश्रय प्रदान किया, क्योंकि जो चंगेज के समय जो अटैक हो रहे थे वहाँ से फिर लोग काफ़ी सारे भाग कर आए, विद्वान लोग, उनको इसने आश्रय प्रदान किया। वहाँ पर यहाँ पर उसके जैसे कि धार्मिक गोष्ठियों का आयोजन करता था ये, और इस उलेमाओं को खुश रखने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें साहित्य के बारे में। इसके शासन के दो समकालीन विद्वान थे, एक मिन्हास उस सिराज और जो दूसरा है मलिक ताजुद्दीन। ये दोनों इतिहासकार को संरक्षण दिया इसने। और आपको मैंने पहले बताया था मिन्हास उस सिराज की जो एक रचना है उसका नाम मैंने भी बताया था कुछ देर पहले आपको। इसके बाद जो हम बात करते हैं, जो इसके जो साहित्य के बारे में बात कर लिया, इसके बाद जो इसके जो स्थापत्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापत्य मतलब कि जो इसने क्या कुछ निर्माण कार्य जो करा है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं, पहला तो आप देख लीजिए। एक तो इसने जो कि बहुत फेमस है, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, ठीक है। ये जो आपको पता ही है कि ये जो कुतुब मीनार थी ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में निर्मित करवाई गई थी। और इसने इल्तुतमिश ने इस जो मीनार में ये जो मीनार थी इस पे उसने जो है ऐबक तथा
सुल्तान मुइजुद्दीन के भी नाम अंकित करवाए। दूसरा जो एक जो फेमस है, जो प्रश्न पूछ जाता है, अतारकिन का दरवाज़ा। अतारकिन का दरवाज़ा, अतारकिन का दरवाज़ा ये जोधपुर में है, इसका निर्माण करवाया। और बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इसी से प्रेरित है, ठीक है, इसी से प्रेरित है। इसके बाद इसने एक मकबरा बनवाया, सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं, सुल्तान गढ़ी का मकबरा, ये जो 1231 में, वास्तव में ये जिसको इसका पुत्र जो था नसरुद्दीन, उसका ये मकबरा है और उसकी कब्र है। ये 1231 में बनवाया था। ये इसका जो बाहर का भाग है, जो भूरे ग्रेनाइट पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना है और आंतरिक आधार इसका जो है अष्टभुजाकार है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये भारत में संभवतः प्रथम मकबरा माना जाता है और इसे निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसके बाद इसने एक और निर्माण कार्य के बारे में जान लीजिए। हौज-ए-शमसी, हौज-ए-शमसी का निर्माण करवाया इसने, तथा बंदावी में शमसी ईदगाह का निर्माण भी बंदावी में कराया। ये हमने इसके स्थापत्य के बारे में जान लिया। और कुछ फैक्ट हैं जो हम जान लेते हैं, जैसे कि एक तो मैंने बताया था कि शायद नहीं बताया, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो यानी कि दिल्ली जो राजधानी दिल्ली सल्तनत में जो बनी वो इल्तुतमिश के समय बनी, ठीक है। तो ये था हमारा इल्तुतमिश, पढ़ लिया हमने। और इसके बाद देखेंगे कि ये जो शासन था इसका काफ़ी ठीक ठाक था और इसने न केवल सुरक्षा प्रदान की, इसने बड़े दूरदर्शी तरीके से चंगेज का भी हल निकाला। हो सकता था अगर ये थोड़ा अटैक होता तो क्या पता एक और हमला होता और इस चंगेज इसके शासन को उखाड़ भी फेंकता था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अन्य राजाओं के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर जाता है। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के बारे में जितना भी हो सकता था जो हमने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, साथ साथ ही परीक्षा उपयोगी तथ्यों को भी ध्यान में रखा और उन तथ्यों को हमने विशेष जो बल दिया और उस पर हमने काफ़ी कुछ, मतलब कि इतना कुछ पढ़ लिया कि आपको परीक्षा में इससे बाहर पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है। तो अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में जानेंगे और उसके जो थोड़ा जो अगले जो शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। इल्तुतमिश का जो है लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अगर आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।